चलिए छोड़ो, नहीं सुनाई दे रहा है। देखिए लास्ट क्लास यहाँ पे रुका हुआ था, है ना। पहले 2 मिनट बोल लो, क्योंकि जब क्लास शुरू होता है तो 2 मिनट बोला जाता है, बच्चों का काम होता है आपस में बोलना। बोल लो जल्दी से, जल्दी आपस में बोलिए, मेरे से नहीं, मैं बस पढ़ाने हैं। कर कर दो तब रहेंगे दो, सर आएंगे तो। चलिए देखिए, हो गया। हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे, अगर देखें हम लोग तो ये वाला जो पार्ट है यहीं पे खत्म हुआ था पिछला क्लास, है ना। यहीं पे खत्म हुआ था ना। हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, लैरिंग्स के बारे में। माउथ सबसे पहले जो नेजल पैसेज के बारे में हमने पढ़ा, फिर लैरिंग्स, फिर फेरिंग्स, उसके बाद और क्या जाना, ट्रैकिया, उसके बाद लंग्स, और वहीं तक जो है क्या होता है, गैस का एक्सचेंज हो जाता है ना। वहां पे पूरा डिटेल में हमने जाना था कि कैसे क्या होता है। आइए एक बार और थोड़ा सा रिकॉल करते हैं ये सारी चीजें। देखिए इधर ध्यान से, देखो ये है नेजल पासेज। सबसे पहले जो O2 होगा यानी ऑक्सीजन होगा, ये तो सबको पता है कि हमें जो है कहाँ पे ले जाना है ऑक्सीजन, सेल के पास। कहाँ ले जाना है, सेल के पास, है ना। तो सबसे पहले आउट यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वहां से हम ऑक्सीजन को पास करेंगे नोज के थ्रू, और उसके बाद वो सबसे पहले कहाँ चला जाएगा, ये जो नेजल कैविटी है या नेजल जो पासेज है, ये दोनों जो होल्स हैं उसके अंदर जाएगा। और उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, बाल होते हैं ना, हेयर्स होते हैं एकदम बिल्कुल छोटे छोटे, ठीक है ना। जो क्या करते हैं, जो मोटे या बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, धूल के, उसको क्या करता है, छान देता है ना, उसको पकड़ के रख लेता है, ठीक। और उसी से क्या होता है, अंदर में म्यूकस भी रिलीज होता है। वो क्या करता है कि और उससे भी जो टीनी पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, उसको भी क्या कर लेता है, अपने अंदर सटा लेता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा धूल यहाँ पे भी क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। किसमें से, जो भी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उसके साथ साथ अदर्स पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद जब ये चीजें हो जाती हैं, तब उसके बाद हमारा जो एयर है यानी O2 जो है कहाँ पे जाता है, सबसे पहले जाता है फेरिंग्स में। कहाँ पे जाता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स को ही हम लोग थ्रॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रॉट, है ना। फेरिंग्स को ही क्या बोलते हैं, थ्रॉट। जैसे कि आपका कभी गला खराब होता है ना, तो ये तो हो गया, ये क्या हो गया, ये वोकल कॉर्ड के पास हो गया, तो वो लैरिंग्स होता है। जब गला खराब होता है, आप कहते हैं खराश हो गया है, गला खराब है, ये वो, तो वो सब कहाँ से होता है, लैरिंग्स से। और उसके जस्ट ऊपर में क्या होता है, फेरिंग्स होता है। क्या होता है, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स लैरिंग्स के ऊपर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नेजल पैसेज, है ना। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, ठीक है। और उसके नीचे होता है ट्रैकिया। उसके नीचे क्या होता है, ट्रैकिया होता है। उसके नीचे हमारा आ जाएगा ट्रैकिया, ठीक। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा एयर, नोज के थ्रू नेजल पैसेज में, उसके बाद कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में, उसके बाद कहाँ जाएगा, लैरिंग्स में, उसके बाद ट्रैकिया में। और ट्रैकिया के बाद आपको पता है कहाँ जाता है। अब आगे जो है ट्रैकिया, ये जो ट्रैकिया है जिसके बारे में हम लोग पढ़े हुए थे पहले भी, वही क्या हो जाता है, आगे जाके दो पार्ट्स में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पढ़े थे हम लोग, बताइए, ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। क्योंकि इसको बोलते तो ब्रोंकस हैं, पर एक को ब्रोंकस बोलते हैं, लेकिन अगर उसका प्लूरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो या दो से ज्यादा, है ना, पर दो ही होते हैं, तो ब्रोंकाई कहलाते हैं ये दोनों साथ में। क्या कहलाते हैं, ब्रोंकाई, ठीक है ना, क्या कहलाते हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो होते हैं फिर आगे जाके और जो है ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं ना, ऐसे करके और छोटे छोटे क्या पाइप्स में बढ़ जाते हैं। ये एक पाइप है ना, बड़ा सा मोटा सा पाइप है, O2 यहाँ से आएगा, फिर ऐसे करके क्या होता है, ये टोटल और भी पार्ट्स में बढ़ते जाते हैं और ब्रांच होते जाता है। इस ब्रांचेस को हम लोग क्या बोलते हैं,
ब्रोंकियोलिस, क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलिस, है ना, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ब्रोंकियोलिस होते हैं। और ये सारी जो है ऐसे करके जैसे दिखाया गया है, ये टोटल इस तरह एक तरफ जो है पूरा भरा भरा दिखाया गया है, जिसमें जो है रिब केज भी आ जाता है ना, और यहाँ पे खाली करके दिखाया गया। पिछली जो हमने बातें पढ़ी थी उसी को मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, समझ गया। अब इसके साइड में सबसे लास्ट में क्या होता है, एक जो है क्या होता है, गुब्बारे जैसा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोली, है ना। क्या कहते हैं इसको? एल्वियोली। ये क्या होता है, सैक होता है। सैक मतलब कि थोड़ा सा फूलने टाइप, यानी इसमें अगर हवा जाएगा तो पूरा क्या हो जाता है, फैल जाता है, जिसकी वजह से जब हम सांस लेते हैं, ब्रेथ करते हैं, तो धीरे से हमारा चेस्ट क्या हो जाता है, फैल जाता है ना। किसकी वजह से? क्योंकि एल्वियोलीज में क्या होता है, O2 जो है जाके स्टोर हो जाता है, और उसके वजह से क्या हो जाता है, पूरा फैल जाता है। हम लोग जाने थे कि एक चेस्ट यानी एक तरफ लगभग जो है 300 से 350 मिलियन क्या होते हैं, एल्वियोलर सैक्स होते हैं, यानी एल्वियोलर जो सैक होते हैं वो कितने होते हैं, 300 से 350 मिलियन तक। ये भी हमने जाना था कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है ना, ये भी हम लोग पीछे जाने। और ये जो टोटल कितना होता है 300, तो दोनों तरफ कितना हो जाएगा, लगभग 600 से लेकर के 700 तक जो है एल्वियोलर सैक्स होते हैं, लाख, है ना, 600 से 700 मिलियन, सॉरी मिलियन जो है एल्वियोलर सैक होते हैं। ये हमने पिछले क्लासेस में जाने थे, यही जाना था ना हमने, और भी डिटेल में हमने कुछ कुछ और चीजें पढ़ी थी। ये रिब होता है, क्या होता है, रिब। और इसी से जो एक जो है पिंजड़ा टाइप का स्ट्रक्चर बनता है चार दोनों तरफ से, उसी के अंदर फेफड़े क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, रखे गए होते हैं कि नीचे ना गिरे, है ना, या इस पे पूरा जो है सेफ्टी रहे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिब केज। क्या कहते हैं? पिछले संडे को कहाँ थे आप? हाँ, पिछले संडे को आए थे, क्यों? काम था, बैठो। और कौन नहीं आया था? और आए थे तुम तीन, पाँच। इसमें से कौन पिछले संडे को नहीं आया था? हाँ, क्यों? अच्छा, चलिए, ये पिछले क्लासेस का थोड़ा सा रिव्यू था, ठीक है। अब हमें पता चल चुका है कि किस तरह से जो है O2 जो है यहाँ तक पहुंचता है। अब O2 हमारा कहाँ पहुंच चुका है, एल्वियोलर सैक में। एल्वियोलर सैक यानी इस तरह की, ये है एल्वियोलर सैक, है ना, ये एल्वियोलीज है, देखिए, ठीक है। इसी तरह के गुब्बारे होते हैं, उसी को जूम करके दिखाया गया ना। अब ये जब जूम करके दिखाया गया तो इसके अंदर O2 जो है पूरा भरा रहता है। अब इससे क्या होता है, पतला पतला एकदम जो है नस होता है, पतला पतला क्या होता है, एकदम थिन नस होता है, बाल से भी बारीक नसें होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं, कैपिलरी। ये कहाँ जाके मिल जाती हैं, ब्लड वेजल्स से। ब्लड वेजल्स यानी कि आर्टरीज और वेन्स, यानी छोटी नसें और मोटी नसों से जाके क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, है ना। तो धीरे धीरे जो है ब्लड के थ्रू ये O2 इसको क्या दे देता है, O2 इसको दे देता है किसको, कैपिलरीज को, और वो कैपिलरीज ले जाके बड़ी नसों में क्या भेज देती हैं, O2 को भेज देती है, यानी ऑक्सीजन को भेज देती हैं। और वो जो ब्लड होता है नसों में, क्या होता है, ब्लड, वो अब हर जगह से जुड़ा होता है हमारे शरीर में। हर जगह का अलग अलग जो है पर्टिकुलर प्लेस होता है नसों के जुड़ने का। हर सेल्स तक क्या होता है, वो जो ब्लड जो है जाता है, यानी खून कहाँ तक जाता है, हर सेल्स तक पहुंच जाता है। और सेल, फिर से हम लोग आ जाते हैं कि हमें सेल में क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन, है ना। ये हमारा सेल है, और कौन पहले से वेट कर रहा होता है, ग्लूकोज यानी C6H12O6, ठीक है ना, वेट कर रहा होता है। और इस तरह से O2 कहाँ, ब्लड वेजल्स के थ्रू वहां पहुंच जाता है। एकदम डीपली कैसे पहुंचता है ये अभी नहीं जानना है ना। फिलहाल हमारे पास O2 पहुंच चुका है और ग्लूकोज पहुंच चुका है, वो हमने देख लिया था। चलिए, O2 को हमने पहुंचा दिया किसके पास, ग्लूकोज के पास। अब वहां पे क्या होगा, रेस्पिरेशन, है ना, क्या होगा, रेस्पिरेशन, ये आपको पता चल गया। और मैंने जाते जाते एक बात बताई थी कि रेस्पिरेशन दो तरीके से होता है, दो जगह होता है ना, दो पार्ट में कंप्लीट होता है ना, दो भागों में कंप्लीट होता है। कैसे? एक तो जैसे हमने O2 को लिया और उसके बाद रेस्पिरेशन होने के बाद क्या निकलता है, CO2 बाहर निकलता है, CO2 को रिलीज किया, ठीक है ना। तो हमें दिखेगा क्या, सिर्फ यही कि मैंने O2 को लिया, ऑक्सीजन को लिया, और CO2 को क्या किया, बाहर किया, यही ना दिखेगा हम लोग को। क्या इसके अलावा सेल के अंदर वाला दिख रहा है? नहीं। तो जो एक्सटर्नली दिख रहा है, यानी फिजिकल रूप से दिख रहा है, फिजिकल फॉर्म में दिख रहा है, सामने से दिख रहा है कि हाँ सांस ले रहा है, ये सांस छोड़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या ये रेस्पिरेशन का पार्ट नहीं है, बट इसमें केमिकल प्रोसेस नहीं हो रहा है, कुछ भी केमिकली नहीं हो रहा है, सामने से दिख जा रहा है कि अच्छा ये देखो, एक आदमी जो है हवा को अंदर ले रहा है, फिर हवा को क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है, ठीक है ना। हालांकि जाने वाली अंदर हवा ऑक्सीजन थी और आने वाली बाहर हवा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 थी, ठीक है हमारा, बस यही डिफरेंस है। अब अंदर में हुआ क्या कि उस O2 जो गया था, O2 जो गया था वो CO2 बन के रिलीज हो गया, है ना। उस
CO2, अब पता नहीं क्या हुआ इनके बीच अंदर जा करके कि वो O2 गया और CO2 उधर से रिलीज हुआ, यानी जरूर कुछ अंदर प्रोसेस हुआ है, क्योंकि तभी तो नई चीजें बनी हैं, क्योंकि नई चीजें बनती हैं तो वहां पे क्या होता है, केमिकल प्रोसेस। क्या होता है, केमिकल। तो हमें ये कहीं ना कहीं पता चल गया कि ये तो नॉर्मल दिख रहा है कि फिजिकल प्रोसेस है, O2 गया अंदर, CO2 बाहर आया, लेकिन अंदर में ऐसा क्या हुआ कि O2 CO2 बन गया, या O2 CO2 को लेकर के आ गया, O2 जाके CO2 आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल प्रोसेस। क्या हुआ, केमिकल प्रोसेस। और ये जो अंदर में बातें हुई, ऑक्सीजन पता नहीं क्या गया अंदर, पता नहीं क्या हुआ, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि आखिर क्या हुआ, तो वो हुआ वहां पे, तो वो क्या हुआ, केमिकल प्रोसेस हुआ, जिससे जो है CO2 रिलीज हो गया। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, सेलुलर या इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, क्योंकि अंदर में हुआ। अंदर में कहाँ हुआ, सेल के अंदर। कहाँ हुआ, सेल के अंदर। तो जो सेल के अंदर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना। अंदर में हुआ है तो इंटरनल भी बोल सकते हैं। क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन अगर आ गया कि इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ टेक करता है या कहाँ प्लेस होता है, तो आप क्या कहेंगे, सेल में। कहाँ पे, सेल में, है ना। तो इंटरनल रेस्पिरेशन को और किस नाम से भी जानते हैं, या अदर नेम क्या है इसका, तो सेलुलर रेस्पिरेशन। याद रहेगा ना बात, ठीक है। चलिए, तो आज आपने ये सीखा ये भी कि हम लोग जो है डिफरेंस कर सकते हैं। सबसे पहले कौन सा, एक्सटर्नल, है ना, रेस्पिरेशन, और उसके बाद कौन सा, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो बताइए, एक्सटर्नल में जो है रेस्पिरेशन में कोई नई चीजें बनती हैं, नहीं, नॉर्मल O2 जाता है और CO2 बाहर आता है, लेकिन अंदर में ऐसा प्रोसेस हुआ जहां पे क्या हो गया, केमिकल। तो एक तरह से कह सकते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस एंड इंटरनल रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। सिंपल सी बातें हैं, है ना, एकदम सिंपल। चलिए, अब कोई बोलेगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ होता है, कहाँ से कहाँ, ये एक्सटर्नल, है ना, सिंपल। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसी के अकॉर्डिंग जो है O2 इंटर करता है, उसके बाद अंदर जाके सेल में होता है, तो वो इंटरनल रेस्पिरेशन सेल कहलाता है। यहाँ तक तो नॉर्मल है ना, यहाँ से ऑक्सीजन क्या जाता है, यहाँ पे जाता है। अब यहाँ पे CO2 बन गया, रिलीज हो गया। कैसे रिलीज हुआ था, पिछले क्लास में हमने देखा था, है ना। CO2 रिलीज हुआ तो फिर अब CO2 को वापस लेके आना है। O2 को तो ये बाहर भेज दिया था, है ना, कैपिलरीज के द्वारा। कैपिलरीज, अब देखिए बार बार मैं वो नहीं बोलूंगा, कई दिन से मैं बोल रहा हूँ, छोटे छोटे बाल से भी पतले क्या होती हैं, नसें होती हैं। तो अब आप उसका नाम याद कर लें, कैपिलरीज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। क्या कहते हैं, कैपिलरीज, ठीक है। अब मैं जब भी कैपिलरीज बोलूंगा तो आप क्या सोचेंगे, वो जो छोटी छोटी जो है एकदम पतली पतली बारीक क्या है, नसें हैं, क्या है ना, खून की नसें हैं, है ना। किसकी नसें हैं, खून की नसें हैं, कौन, कैपिलरीज, है ना, ब्लड की जो है वेजल्स हैं, कैपिलरीज दिमाग में रहेगा। अब जब भी मैं कैपिलरीज बोलूंगा तो आप वो सोच लेंगे, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे अब कैपिलरीज के द्वारा ये क्या होता है, O2 चला जाता है। अब CO2 को भी कौन लाएगा उधर से, जब वहां पे वो सेल में काम खत्म हो गया तो सेल में अब CO2 कहाँ जाएगा वापस से, फिर कैपिलरीज के थ्रू एल्वियोली में, और एल्वियोली के थ्रू ब्रोंकियोलिस में, और ब्रोंकियोलिस के थ्रू मेन ब्रांच ब्रोंकाई में, और मेन ब्रांच के थ्रू ट्रेकिया में, ट्रेकिया के थ्रू पहले क्या होता है, लैरिंग्स, है ना, लैरिंग्स के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद नेजल पैसेज, है ना, नेजल पैसेज, उसके बाद बाहर, ठीक है। अगर कोई अचानक से क्वेश्चन कर दिया फंसाने के लिए कि बताइए थ्रॉट किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे आप फेरिंग्स। किसको, वोकल कॉर्ड किसको बोलते हैं, वोकल कॉर्ड, है ना, जिससे आवाज आती है, वॉइस बॉक्स, ये बोलते हैं लैरिंग्स को। किसको बोलते हैं, लैरिंग्स, याद रहेगा दिमाग में, लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड एंड फेरिंग्स, थ्रॉट, है ना, फेरिंग्स, थ्रॉट एंड लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड से क्या आता है, आवाज, है ना, वोकल कॉर्ड से क्या आता है, आवाज, ये है लैरिंग्स, है ना। और समझ में आ गया इतना बात, चलो, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया, ठीक है। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत है पूछे, है, एक बार और घर पे जाके पढ़ेंगे, दिक्कत आएगा, ठीक है ना। नहीं आ रहा है मतलब नहीं पढ़े, क्योंकि हम दिक्कत छोड़ते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। ये आपको मिला हुआ था पढ़ने के लिए, है ना, आप तो भूल गए होंगे। बहुत ज्यादा है।
यही है? नहीं नहीं, ये 26 है ना। चलिए, हम लोग अभी तक जितना पढ़े हैं तो उसको देखते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे, है ना, या क्या ये चीजें आखिर हम लोग ऐसे बोल तो नहीं सकते ना एग्जाम में जाके। रिकॉर्डिंग तो है नहीं कि आपको अगर नहीं आ रहा लिखने तो बोल दीजिए, वॉइस वॉइस चेक हो जाएगा। ऐसा होता सिस्टम तो और बढ़िया होता ना, ठीक होता कि नहीं। अगर मान लो एग्जाम ऐसा होता कि अब रिकॉर्डिंग होगा, बोलो, कैमरा है, इसका आंसर दिस इज कॉल्ड, लिखने में जैसे जांगर बच जाता है, जांगर मतलब समझ रहे हो ना। चलिए, हाउ डज लिखा हुआ है, हाउ डज द ऑक्सीजन इनहेल्ड रीच ऑल द सेल्स, यही हमने समझा अभी। हाउ द ऑक्सीजन इनहेल्ड यानी अंदर कैसे किया जाता है ऑक्सीजन को, एंड छोड़ो ना, ऐसे देखो, इनहेल्ड, ठीक है, रीच ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, है ना, शरीर के सभी। एंड हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्टेड फ्रॉम द सेल्स, और कैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट किया जाता है, कहां से, सेल से। ठीक है, पहला तो सेल तक कैसे ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है, और उसके बाद वहां से कैसे कलेक्ट किया जाता है, एंड एक्सहेल्ड आउट, और उसको कैसे बाहर किया जाता है, सिंपल। इसका आंसर है द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सप्लाईज, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये पूरा पूरा लंग्स तक का पार्ट, एल्वियोली तक का पार्ट, ठीक है ना, सप्लाइज आवर बॉडी विथ O2, ठीक है, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग CO2 विच इज ए वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हम लोग को ये बात देखने को मिला कि CO2 क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, किसका, हमारे टोटल रेस्पिरेशन प्रोसेस का CO2 क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है ना, कोई हमारे काम का नहीं, इसलिए उसको क्या करना है, बाहर करना है, ठीक है। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर समझ में आ रहा है ना। चलिए, द इनटेक ऑफ O2 एंड एग्जिट ऑफ CO2 इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस, कितना, टू प्रोसेसेस, है ना। आइए देखिए, कौन सा प्रोसेस, एक इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है ना। इनहेलेशन किसको बोलते हैं आपको पता है, इसको पढ़ लेंगे ध्यान से। और एक्सहेलेशन किसको कहते हैं, वो सिंपल अगर एक लाइन में कहना हो तो एक्सहेलेशन क्या है, इनटेक ऑफ O2, इनहेलेशन क्या है, इनटेक ऑफ O2, और एक्सहेलेशन आउट, आउट करना है किसको, CO2। चलिए, रिमूवल ऑफ CO2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो एक एक लाइन भी ध्यान से उसको पढ़ेंगे। आइए, अब लिखा है कि ये जो टोटल रेस्पिरेशन होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन, ऑर्गन यानी हमारे शरीर के कौन कौन से अंग जो है इन्वॉल्व होते हैं, है ना, शरीर का कौन कौन सा अंग इन्वॉल्व होता है, तो हमने अभी देखा था, है ना, नेजल पैसेज, उसके बाद फिर से बोलते चलो, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, है ना, उसके बाद एल्वियोलिस, ठीक है। ऐसे करके ये पार्ट्स को एकदम लाइन से याद रखना, खड़े हो बोलो, टोटल्स को एक साथ बोल दो, खड़े हो जाओ, तुम ही बोल रहे हैं, गूगल्स, हाँ, शुरू से बोल दो, लिखा भी हुआ है देखो, चलो इसको हटा देते हैं, बोलो, हाँ, ठीक, ठीक है, बोल लेने दो, हाँ बोलो, खुद ही में सोच के बताओ यहाँ क्या है, गला, नटई, क्या है, गर्दन, हाँ, ट्रैकिया, ट्रैकिया ये दूर दिख रहा है ना, ये, हाँ, हाँ, क्या हो गया, आप लोग को समय मिलेगा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ऐसे नहीं, हाँ, एल्वियोली, ठीक, ठीक है, ऐसे याद रखना है, खुद ही को सोचना है, साइकिल पे जा रहे हैं, ये क्या है, ओके है ना, ऐसे सोच लोगे हो जाएगा। चलिए, आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले नोज, है ना, नोज नेजल पैसेज के थ्रू, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस एंड लंग्स, ये लंग्स पूरा पार्ट कर रहा है, उसके बाद आप एलियोली भी लिख सकते हैं। आइए, सबसे पहले देखो बताया हुआ है नोस्ट्रिल्स यानी नोज के बारे में, लिखा है द एयर, आप ये पढ़िएगा, पढ़े होंगे आप, पढ़ने को बोले थे हम, हाँ, तो the air from outside enters the nostrils, which is divided into the left and the right nostrils, ठीक है। These nostrils lead to open spaces in the nose called the nasal passage, ये जो है दोनों जो ये जो nostrils हैं, ये आगे जाके कहाँ खुलते हैं, nasal passage में, है ना, दोनों मिल जाती है, nasal passage, this passage contains hair, इसमें क्या होता है, hair, छोटे छोटे बाल होते हैं, and mucus,
म्यूकस के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। which perform the functions of filtering, moisturizing and warming the air entering the nasal passages, है ना, ये कुछ कुछ बातें मॉइस्चर करता है एयर को। उसके बाद देखिए फेरिंग्स लिखा हुआ है, दिस इज नोन एज थ्रॉट, दिस इज नोन एज थ्रॉट, यानी इसको हम लोग किस रूप में जानते हैं, थ्रॉट, थ्रॉट समझ में आएगा ना। चलिए, द फेरिंग्स इज लाइंड विद ए प्रोटेक्टिव म्यूकस, बोल रहा है कि जो हमारे जो फेरिंग्स है इसमें लाइनिंग जैसा होता है क्या, म्यूकस का, किसका, म्यूकस, म्यूकस समझ में आ रहा है ना, म्यूकस जो कि जैसे, है ना। चलिए, विथ ए प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन एंड सिलिया, देखो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है सिलिया, सिलिया क्या होते हैं, एकदम बिल्कुल टीनी जो है हेयर्स होते हैं, बिल्कुल छोटे रोए कह सकते हैं उसको, क्या कह सकते हैं, रोआ, है ना। ये रोआ को क्या कहते हैं हम लोग, सिलिया कहते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल जो बाल होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोआ। और वहीं पे जो फेरिंग्स में, फेरिंग्स यानी थ्रॉट, थ्रॉट यानी पीछे, है ना, यहाँ से थोड़ा सा पीछे, उधर क्या होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, यानी जहाँ पे जो प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, एक लिबलिबा टाइप का पूरा जो है क्या होता है, लिक्विड होता है, जो क्या करता है अपने अंदर धूल वगैरह को क्या कर लेता है, चिपका लेता है। और वही ज्यादा धूल में चल जाओ तो वही खखार टाइप का, या इस तरह, यहाँ हालांकि ट्रैकिया भी देता है उस तरह से, लेकिन अंदर में पहले से ही जो म्यूकस हमारे नाक से बाहर आता है, ठीक है ना, गंदा वाला, तो उसमें क्या होता है, वही होता है, ज्यादा हो जाता है अगर गंदगी तो ज्यादा म्यूकस रिलीज होता है, और ज्यादा म्यूकस रिलीज होता है तो उसी के साथ गंदगी को क्या कर देता है, बाहर कर देता है नाक की, ठीक है, समझ गया। चलिए, उसी को हम लोग बोलते हैं, कहाँ गया, म्यूकस मेम्ब्रेन, और सीलिया यानी हल्के हल्के छोटे छोटे वो होंगे, और वो ना अपवर्ड होते हैं ऐसे, मतलब अच्छा इसमें देख लेंगे। देखो लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या लिखा है, द एयर फ्रॉम द फेरिंग्स, अब कहाँ चला जाता है, लैरिंग्स में, और लैरिंग्स को ही क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं ना, वॉइस बॉक्स। और जब लैरिंग्स के थ्रू जा रहा होता है एयर, एयर पास हो रहा होता है, तो लैरिंग्स का एक क्वालिटी होता है कि एयर को क्या करता है, वाइब्रेट कर देता है, वाइब्रेट कर देगा जब एयर को, तो उसी से क्या निकलता है, आवाज, क्या निकलता है, आवाज। तो ये आवाज कैसे निकलता है, वॉइस कैसे आता है, वाइब्रेशन से, किससे, वाइब्रेशन, किसके वाइब्रेशन से, वोकल कॉर्ड के, है ना, आप जब पढ़े होंगे फिजिक्स में, जब 8th क्लास में होंगे तो वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन से क्या आता है, आवाज आता है, यानी कि वॉइस आता है, ठीक है। वॉइस कैसे जनरेट होता है, वोकल कॉर्ड से, ठीक है ना। वोकल कॉर्ड को ही क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स को ही लैरिंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैरिंग, तो यहाँ से थ्रू पास होता है। चलिए देखिए, ये आपको समझ में आ गया, आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए ट्रैकिया, ट्रैकिया को ही हम लोग बोलते हैं विंड पाइप, क्या कहते हैं, विंड। तो लैरिंग्स के बाद क्या शुरू होता है, विंड पाइप शुरू होता है, इसी को ट्रैकिया बोलते हैं। और ये बहुत, ये तो आप इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, खाना खाने वाले में भी, है ना। चलिए, तो स्लेटेड मसल ये सब आपको पता हुआ है। आगे देखिए, अच्छा यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है कि अगर मान लो कि आप बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स जो है इनहेल कर लेते हो, है ना, और वो ये नहीं रोक पाते हैं, कौन, नॉस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज, और उसके बाद जो है लैरिंग्स नहीं रोक पा रहा है, मान लो किसी कारण से, तो अब यहाँ पे जो ट्रैकिया होगा ये भी उसको क्या करता है, बाहर करता है, जिसको आप खखार या इस तरह कहते हैं ना, करके थूक देना बाहर, गला खराब होना, ये यही होता है, कौन होता है, ट्रैकिया के अंदर, है ना, वोकल कॉर्ड के पास थोड़ा सा नीचे, और वहीं पे जो है दिक्कत होता है, तो सब क्या कर देता है बाहर, गलती से अगर एक्स्ट्रा डस्ट चला जाता है तो ये भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है ना, ये भी दिक्कत करने लगता है। और इसमें जो ऊपर उठे हुए हेयर्स होते हैं इस तरह से, इसमें जो है इस पासेज में आपको ऐसे करके हेयर्स मिलेंगे, जैसे मान लो ये इसका जो है वो है, ऊपर की तरफ उठे हुए हल्के हल्के क्या मिलेंगे, हेयर्स मिलेंगे, रोवे मिलेंगे, है ना, कि अगर, और यहाँ पे जो है पूरा चिपचिपा करके क्या रहेगा, म्यूकस रहेगा, है ना। और यहाँ से जब कोई भी चीज आप हेयर एयर एयर वो करोगे तो ये क्या करते हैं, अपने अंदर ऐसे बैठा लेते हैं, है ना, जैसे ऐसे आता है हवा, तो ऐसे उठा हुआ है तो उसी पे रुक जाएगा ना, और फिर वही जो है वही आप खांसी होगा, ये होगा, वो होगा, उसी से क्या करेगा, उसको ऊपर अपवर्ड करके बाहर कर देगा, समझ आ गया। चलिए आगे, ये आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा, अब आ जाइए आगे, हम लोग देखें ट्रेकिया के बाद कहाँ चला गया, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोलिस में, है ना, ब्रोंकाई ही आगे जाके ज्यादा पार्ट्स में बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकियोलिस कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रोंकियोलिस। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। लंग्स के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं कि ऐसा होता है, चीफ रेस्पिरेटरी, ये सब आप जान चुके हैं। इतना इतना जो है मिलियंस, ये आपको पता है ना, 300 to 350 मिलियंस। हाँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अब बात है, वो तो जब पता चल गया ना लंग्स वगैरह के बारे में सब कुछ। यहाँ पे देखो ये बहुत जरूरी है, गैसेस आर एक्सचेंज्ड इन द लंग्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, आर लंग्स द ओनली रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन सिमिलर ऑन इन ऑल एनिमल्स। बोला है कि क्या सिर्फ ऐसा एक यही पार्ट है दुनिया में, लंग्स, सीधा बैठो, हाथ आगे कर लो, है ना, लंग्स ही क्या ऐसा पार्ट है जो रेस्पिरेशन कराता है दुनिया में। अगर किसी के पास लंग्स नहीं होंगे, फेफड़े नहीं होंगे, तो क्या वो रेस्पिरेशन नहीं करेगा, करेगा,
सारे लोग रेस्पिरेशन, मैंने पहले ही बता दिया रेस्पिरेशन का मतलब है एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी O2 को जला के मिले या बिना जलाए मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान सुनिएगा, अगर मुझे जो है एनर्जी चाहिए, रेस्पिरेशन का एक टोटली मतलब है क्या चाहिए हमें, एनर्जी। क्या चाहिए, एनर्जी। तो एनर्जी हमें या तो O2 को जलाकर मिले लंग्स की सहायता से, लंग्स के हेल्प से, या किसी भी तरह से हमको एनर्जी चाहिए, है ना। जीने के लिए आपको जो जिस चीज से आप जीते हैं, यानी जिससे आपको एनर्जी मिलती है, आपके फेफड़े चलते हैं, आपके शरीर के टोटल ऑर्गन्स फॉलो होते हैं, जिस भी एनर्जी, तो एनर्जी कहाँ से आएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। उसी तो हमारे अंदर की रेस्पिरेशन को हम पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेशन को, ये सारा जो है भेज दिया जाता है। आप लिख लीजिएगा एक साथ बैठ के ना, लास्ट में जब पढ़ें तो आधा घंटा अपने से भी पढ़ें बैठ के, स्वयं मैं जो है खुद को पढ़ा रहा हूँ, या उसी तरह से आप भी पढ़ें। जरूरी है हर चीज मास्टर से पढ़ें, नहीं ना। चलिए, तो हम क्या करते हैं कि ये जरूरी ऐसा है कि लंग्स ही ऐसा पार्ट है जिससे रेस्पिरेशन होगा, नो। दुनिया में कई ऐसे जीव हैं, कई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें लंग्स नहीं होता है ना, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो इसका मतलब कि ऐसा क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ एक्वेटिक एनिमल्स, क्या लिखा हुआ है, एक्वेटिक एनिमल्स, यानी एक्वेटिक का मतलब होता है पानी में जीने वाले जीव, है ना, पानी में रहने वाले जीव, जानवर, जंतु, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, बोला कि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं ये अपना जो है डिफ्यूजन के कारण, डिफ्यूजन प्रोसेस से भी अपना जो है क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स एक्वेटिक एनिमल्स नहीं, जैसे कि छोटे मोटे कोई जीव जंतु हो गए, छोटा मोटा पानी का जीव हो गया, तो वो क्या करता है, अपने शरीर से ही ऑक्सीजन को सोख लेता है, डिफ्यूज कर लेता है ना, क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है ऑक्सीजन को, और उसी से जो है एक्स्ट्रा जो उसके जो भी पॉल्यूटेड पार्टिकल्स होंगे, खराब पार्टिकल्स, उसको क्या कर लेता है, शरीर से ही बाहर कर लेता है। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्या गलत है ये, डिफ्यूजन, है ना, समझ रहे हैं ना। बाय द बॉडी, बाय द बॉडी, बॉडी के थ्रू जो है गैसेस का एक्सचेंज होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो, बॉडी के थ्रू, बॉडी के जो पार्ट्स हैं हमारे बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसके थ्रू अगर हम कोई भी गैस इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, है ना, समझ गया। बट हर एनिमल पानी वाला नहीं, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स, जैसे फिश, फिश कॉम्प्लेक्स एनिमल है पानी की, है ना, तो उसमें क्या होता है, गिल्स होते हैं, क्या होते हैं, गिल्स, गलफड़ जिसको बोलते हैं, आप घर पे सुने होंगे, गलफड़ बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे मछली सड़ी हुई है या जिंदा है या ताजी है, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसका गलफड़ देखते हैं घर जगह में, इस तरह देखते हैं कि अगर लाल है पूरा तो कहेंगे ताजी मछली है, अगर काला टाइप हो गया है या वो खराब हो गया तो सड़ गई है ना मछली। इसका मतलब कि वो रेड कैसे हो जाता है ना, या रेड होने का काम क्या है, फिलहाल हम वो नहीं जानेंगे, फिलहाल ये जानेंगे कि उस गिल्स के अंदर वो जो इसके गलफड़े थे मछली के, वो क्या करता है कि सबसे पहले मछलियां क्या करती हैं, मुंह से, मुंह के थ्रू, माउथ के थ्रू पानी को, है ना, पानी को पी लेती हैं, और उसके बाद तुरंत कहाँ भेज देती हैं, गलफड़ों में, है ना। और गलफड़े में क्या होता है कि उसमें से पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुला होता है उसको क्या करते हैं वो लोग, सोख के, और जो वही है उसकी नसें, हमारे अंदर तो बहुत पतली पतली खून की नसें होती है ना, और वो जो क्या है उसकी खून की नसें हैं, वो जो गलफड़ दिख रहा है रेड रेड, उसके अंदर क्या करता है, ऑक्सीजन सोख लेता है ना, ऑक्सीजन को भेज देता है उसके थ्रू उसका पूरा बॉडी में। इसलिए मछलियों के लिए गलफड़े बहुत जरूरी होते हैं, गलफड़े, उसके गिल्स। ठीक है, और दिक्कत ये है कि अब यहाँ पे जो बात करेंगे हम लोग, हमारे बताओ एटमॉस्फेयर में कितना सारा ऑक्सीजन है, बहुत अच्छे से ऑक्सीजन मिल जाएगा, है ना, एटमॉस्फेयर में। लेकिन उनके पास, मछलियों के पास डायरेक्ट ऑक्सीजन इनहेल करने का तरीका नहीं है ना, डायरेक्ट वो मुंह से नहीं ऑक्सीजन ले सकते हैं, उनको पहले पानी को जाना पड़ेगा गलफड़े के पास, तब वो पानी में से सोखेंगे किसको, ऑक्सीजन को। इसीलिए वो जब इधर लाओगे, लो मछली इधर आ जाओ, ऑक्सीजन इधर बहुत है, लो सांस लो, मर जाएगी बेचारी, क्योंकि उसको पानी चाहिए, पानी से वो ऑक्सीजन को इनहेल करेगा, ऑब्जर्व करेगा। अब कहोगे इधर ढेर ऑक्सीजन है, हम लोग इसका उपकार करेंगे ले आके मछली को बाहर, ऐसे ऐसे करेगी बेचारी। तो अब वो क्या करेगी, मछली पानी में से अपना, अब समझ गए क्या करना है। अब देखिए, हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन की वैल्यू ज्यादा होती है, यानी ज्यादा ऑक्सीजन होता है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि बताइए एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन होता है, 21%। कितना होता है, 21, काफी है ना, 100% में से 21। जबकि वाटर में केवल जो है 0.03% ही क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। यानी अगर पूरा हम 1 लीटर पानी लेंगे
तो उसमें से 0.03% ही उसमें से क्या मिलेगा हमें, यानी 0.03 लीटर ही क्या मिलेगा उसमें, ऑक्सीजन मिलेगा। तो काफी दिक्कत की बात है। तो बताओ कि अपना शरीर को मेंटेन करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए किसको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा, ये जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, ये बताओ, बताओ तुम बताओ, ए पीछे क्या नाम, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मान लो अगर मैं कहूँ कि हवा में कम ऑक्सीजन है, नहीं हवा में ज्यादा ऑक्सीजन है और पानी में क्या है, कम ऑक्सीजन है, इतना कम, और जबकि हवा में कितना है 20, लगभग 21%, ये एटमोस्फेयर में, और ये किस में, वाटर में। बताओ किस में हम लोग को, जैसे हम ही लोग अगर पानी में चले गए तो हम लोग को बताओ किस में ज्यादा जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करना होगा, पानी में कि हवा में, पानी में ज्यादा, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, कम ऑक्सीजन है, तो उतना ही देर में ज्यादा हम लोग को सांस लेना पड़ेगा, ज्यादा बार जो है वो प्रोसेस करना पड़ेगा ना। तो इसलिए मछलियां जो होती हैं उनका जो रेट होता है रेस्पिरेशन का, रेट ऑफ द रेस्पिरेशन वो क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी फिशेस का जो है, मछलियों का रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। किससे, जो एनिमल्स टेरेस्टेरियल है, टेरेस्टेरियल कहने का मतलब कि जो स्थल पे रहते हैं ना, जो जमीन पे रहते हैं, उनकी अपेक्षा, उनके अकॉर्डिंग, उनके जो है रिस्पेक्ट में किसका, एक्वेटिक का क्या होता है, रेस्पिरेशन का रेट ज्यादा होता है। तो बताओ सिंपली क्वेश्चन आया कि इसमें से किसका जो है रेस्पिरेशन का रेट ज्यादा होता है, वाटर में वाले एक्वेटिक का या टेरेस्टेरियल का, एक्वेटिक का है ना, बैठ जाओ। तो एक्वेटिक का क्या होता है, रेट ज्यादा होता है रेस्पिरेशन का, है ना, क्यों, क्योंकि ये सब के कारण। चलो उठो बैठो, उठ के, क्या हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, जाओ थोड़ा एक बार घूम के आ जाओ बाहर, जाओ एक बार, 2 मिनट के बाद आ जाना, आ जाओ ना थोड़ा फ्रेश होके। अच्छा मछली का सुन के, ठीक है जाओ पी के आओ, जाओ जाओ। अच्छा 2 लोग, फिर स्कूल है, अच्छा बाहर आ रहा है उधर से आ जाओ, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जाइए। अब वो जा रहा है तो उसको देखो मत कि वो जा रहा है, हम लोग इधर देखिए, आप लोग इधर। ऐसे होता है ना कि कोई क्लास में भी आया, हम लोग भी थे, तो अब एक आ रहा है तो अब सब देखे कि वो आ रहा है तो वो यहाँ बैठेगा, क्यों, तो उसको बैठने तो आप लोग पढ़ो, आप लोग का फ्लो टूट जाएगा, ठीक है। चलिए लिखा है ये तो आप लोग पढ़ लिए ना, कि विच ऑर्गेनिज्म एक्सिबिट्स फास्टर रेट ऑफ ब्रीथिंग, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, पता चल गया आपको, कौन सा, एक्वेटिक। एक्वेटिक का क्या होता है, रेट ऑफ ब्रीथिंग ज्यादा होता है ना, रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है ज्यादा, यानी कि उसको ज्यादा बार सांस लेना पड़ेगा उतना ही टाइम में, क्योंकि उसको जो है रेस्पिरेशन ज्यादा करना है। चलिए ये हो गया, ये क्या खत्म हो गया, नहीं ऐसे कैसे खत्म हो गया, अच्छा हम 26 से शुरू किए थे ना, अभी ऊपर में बचा हुआ ये यहाँ से, हाँ ये देखो। चलिए तो ये कुछ बातें हमने जान ली ना। अब मैं आपको बता रहा था कि क्या ऐसा जरूरी है, ये हो गया ना, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है ना। अच्छा ये बताओ, ये कौन बताएगा, ये कहाँ का जो है इक्वेशन है, ये नहीं मतलब किस चीज का, हम लोग पढ़े पहले, याद करो, इंस्ट्रूमेंटल, कुछ बोलो और कुछ बोलो इसमें, क्या है ये, हाँ देखो तुम लोग कितने तेज हो। देखो ये जो है क्या है, ये ग्लूकोज है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, ये मिला जल गया ग्लूकोज, तो क्या बना, CO2, वाटर एंड एनर्जी, ये तो रेस्पिरेशन है ना, तो कह रहे हो फोटोसिंथेसिस है। देखो यही क्या होता है, माइंड कंफ्यूजन, है ना, माइंड को इल्यूज करना। जैसे कि मैं बोल दिया कि ये क्या है, तुम्हें लगा कि ये तो रेस्पिरेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर रेस्पिरेशन कैसे पूछेंगे मतलब ये देखिए, ये दिमाग कैसे हम लोग का जो हिट करता है, यानी खुद को कैसे गलत साबित करता है। तो इसीलिए तो मैं बोला कि देखो जानबूझ के गलती कैसे कराया जा सकता है ना। तो परीक्षा में भी ऐसे ही भी होता है, एग्जाम्स में भी, तो आप उसमें ध्यान रखें, ठीक है। तो देखिए कैसे कंफ्यूज होंगे आप, एग्जाम में लिख के आएंगे मैं तो पूरा लिखा हूँ, पूरा लिखी हूँ, है ना, कुछ नहीं आ रहा है, एक कैसे कट गया मेरा 5 नंबर, ठीक है, ऐसे नहीं हो।
इसलिए आप ध्यान रखेंगे। अच्छा अगर मैं कहूँ कि सर तो फिर वो कैसे होता था उल्टा थोड़ा, अच्छा इसको उल्टा देख लो, CO2 इधर से इधर देखो, ये तो हो गया इधर से इधर, CO2 याद आ रहा है, प्लांट उल्टा देखना है, CO2 प्लस H2O है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है ना। CO2 पेड़ पौधे बाहर से ले लेते हैं, पानी कहाँ से लेते हैं, रूट से। एनर्जी कहाँ से आता है, क्लोरोफिल सनलाइट को ऑब्जर्व करके एनर्जी बदल देता है, किसके लिए, कि जाओ फोटोसिंथेसिस करो। तो सर इसका उल्टा करेंगे तो फिर यही बनता था ना, और प्लस में क्या बनता था, H2, प्लस में क्या बनता, तो अगर देखा जाए तो उल्टा प्रोसेस ही हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का अपोजिट। तो समझ में आ रहा है, यानी कि हमारा जो रेस्पिरेशन है वो फोटोसिंथेसिस के अपोजिट है, और वही तो होता है आखिरकार। जैसे हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और CO2 फेंक देते हैं, और पौधे क्या करते हैं, CO2 इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन फेंक देते हैं, तो वही तो हो रहा है, बस इसका क्या है, अपोजिट प्रोसेस है, अपोजिट प्रोसेस है। इधर पानी क्यों लाए हो, ना है सबको, उधर ही रख दो बाहर में, सब जाके पिए। नहीं नहीं यहाँ नहीं, किसी को नहीं पीना, बाहर जाके। हाँ। चलिए हो गया, अब अच्छा महसूस हो रहा है, पी लो, अब तब पी लो, हमको लगा पी के आओगे तो घर। अच्छा पी लो, तुम पी लो, पियो, हम लोग वेट कर रहे हैं। तुम लोग इधर देखो, इसमें पढ़ो, ये जरूरी है कि उसको देखो पी रहा है पानी, अजब हो गया। क्या हुआ, हम जानते थे कि तुम लोग जो है 20 मिनट 15 मिनट, कुछ बच्चे पहले आ गए थे 2-3 कि 15 मिनट 20 मिनट लेट आओगे, इसीलिए हम कहे कि सर 7:30 बजे क्लास रखिए, 8 बजे से शुरू होगा। अगली बार 8 बजे बुलाएंगे तो 8 ही बजे शुरू कर देंगे, पता नहीं रहेगा किस बार स्टार्ट होने वाला है। 2 कदम आगे चलना पड़ेगा ना। हो गया, एक बोतल पानी नहीं पिया रहे, जल्दी जल्दी पियो जल्दी। हो गया, चलिए सीधा बैठो, हाथ आगे करो, जाना गया ना, सीधा करो, हाथ आगे करो। चलिए देखिए, तो ये हमें समझ में आ गया, ये क्या है, रिएक्शन है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हमको लगा कि लड़के लोग में भी है, लड़के लोग में ही ऐसे है, लिखा हुआ ये सब समझ में लिया आप लोग। अब सुनिए ध्यान से कि ऐसा जरूरी है क्या सर कि हमेशा ऑक्सीजन ही रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है, नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमें एनर्जी चाहिए कैसे भी दो, हमें उससे मतलब नहीं है, ऑक्सीजन आए चाहे कोई आए उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, एनर्जी। अब उस एनर्जी के लिए हमने एक बात कहा कि सर ग्लूकोज में जो है, ग्लूकोज में आपने क्या किया, O2 को मिलाया, जलाया, तो उससे क्या बना, CO2 बना, जिसको फेंक देते हैं हम लोग, H2 यूज हो जाता है और एनर्जी रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये चीजें हम लोग एनर्जी का यूज करते हैं। 38 ATP याद आ रहा है, 38 ATP, हाँ, एक ग्लूकोज टूटेगा तो कितना आएगा, 38 ATP, याद रहेगा। चलिए अब बोल रहा है कि जरूरी नहीं है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब जो है ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो के रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी मिलेगी, यानी ऑक्सीजन को इनहेल करके, ऑक्सीजन को जला के जब एनर्जी मिलेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे, एरोबिक। और जब ऑक्सीजन नहीं होगा, है ना, ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होगा, उस दौरान हमें अगर एनर्जी मिलेगी, उस प्रोसेस से एनर्जी मिलेगी, तो उसको बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे, एन, एन लग गया, यानी कि नहीं है एयर, एयर वहां पे नहीं है, एनएरोबिक। यहाँ पे क्या है, एयर है, एरोबिक, जैसे एरोप्लेन, उसी की से स्पेलिंग से आया है ना, एरोप्लेन। तो ये क्या है, एनएरोबिक, और वो क्या है, एरोबिक, याद रहेगा, एरोप्लेन से एरोबिक, है ना, एरोप्लेन यानी हवा वगैरह चीजें, यानी यहाँ पे हवा होगी, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। यहाँ पे एनएरोबिक है, यहाँ पे हवा ऑक्सीजन नहीं होगा, फिर भी रेस्पिरेशन होगा। यहाँ पे एयर है तब रेस्पिरेशन देख ही लिए हम लोग, एरोबिक रेस्पिरेशन हम पढ़ लिए हैं, जहाँ पे एयर था पढ़े, तो कब से तो वही पागल हो रहे थे पढ़ के। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन जहाँ पे हो बड़ी दिक्कत होता है, बड़ी सारी प्रोसेसेस होती हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है सिंपल सा प्रोसेस होता है ना,
समझ रहे हैं? तो अब हमें पढ़ना है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा, जहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन हम पढ़ चुके हैं ना। लेकिन एरोबिक में ये हमने बिल्कुल नहीं देखा कि सर अंदर के सेल का प्रोसेस आपने बहुत अच्छे से नहीं बताया। जैसे सेल में जब ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज से मिलता था तो उसका डिटेल जो है हम बोले थे कि अगले भी बताएंगे। तो पहले एरोबिक का क्या देख लेते हैं, डिटेल। क्या देख लेते हैं, डिटेल। ये है इसका एरोबिक का डिटेल वर्जन। एरोबिक का हम क्या पढ़ जा रहे हैं, डिटेलिंग। देखिए एरोबिक का डिटेलिंग वर्जन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज जो है, ध्यान समझना, ग्लूकोज जो है होता है कहाँ पे जाके रहता है, सेल के अंदर। अब सेल को थोड़ा सा समझो। सेल जो होता है, ये रिकॉर्डिंग चालू है ना। देखिए सेल जो होता है हमारा, इसमें होता है न्यूक्लियस, सबको पता है क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस है। सेंट्रोइड हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके चारों तरफ, इसको जो बोलते हैं, इसको, इसके बाहर वाले को हम इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटो। उस दिन भी बताए थे शायद, क्या हम इसको हम क्या कहते हैं, साइटो। यानी बाहर में जो पार्ट है इसको हम, ये थोड़ा सा ना चिपचिपा होता है ना, क्या होता है, चिपचिपा लिक्विड होता है एक तरह का, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमें एक चीज को पढ़ना है कि क्या क्या नाम है उसका, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है, इसके अंदर क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। समझ जाइए क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब साइटोप्लाज्म तो ऐसे बस पानी टाइप का चीज है ना। किसके अंदर रहता है, ये न्यूक्लियस यानी सेंट्रोइड के सबसे बाहर में रहता है, बाहर में घूमते रहता है। और उसी के अंदर कौन बहता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन बहता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है सॉलिड पार्टिकल है ना, सॉलिड होता है। तो ये पानी के अंदर कौन बहते रहता है, इस तरह पानी की तरह चीज के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर कौन बहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। अब हमारा काम है, अब माइटोकॉन्ड्रिया को आप लोग क्या कहते हैं, पहले से भी क्या कहते हैं, याद करो। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, है ना, पावर हाउस ऑफ सेल। जैसे हमारे यहाँ पावर हाउस से क्या होता है, एनर्जी बनता है, ऊर्जा बनती है। उस तरह से सेल में भी एक पावर हाउस है जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। कहते हैं इसलिए उसको पावर हाउस, क्यों पावर बनाता है, एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है, एनर्जी। किसकी वजह से, ऑक्सीजन। तो अब हमें हमें अब तक पता था कि ऑक्सीजन को सेल के पास ले जाना है, लेकिन अब नहीं, अब सेल के पास में कहाँ ले जाना है, साइटोप्लाज्म के अंदर। और साइटोप्लाज्म के बाद कहाँ ले जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पहले मैंने सिर्फ इतना बताया कि ऑक्सीजन को कहां तक ले जाओ, सेल तक। सेल में रेस्पिरेशन होगा, तो अब कैसे होगा, ऑक्सीजन को पहले कहां ले जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म से कहां ले जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड होता है, यानी उसके लिए जो है ग्लूकोज को पूरा तोड़ना पड़ेगा, ग्लूकोज को भी अंदर ले जाना है ना। सिर्फ ऑक्सीजन ले जाने से नहीं ना होगा, ग्लूकोज को भी तो वहां जाना पड़ेगा ना, तब ना माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा प्रोसेस होगा ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज का। ठीक है, तो चलिए इसी प्रोसेस को हमें पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स जो आपने खाया, जो भी खाया, मीट मछली दूध अंडा पनीर, उसके बाद आलू, है ना, जो भी सब्जियां खाई आपने, है ना, या घी तेल जो भी आपने खाया, न्यूट्रिएंट्स है। उससे क्या बना, ग्लूकोज बना। क्या बना, ग्लूकोज। और फिर वो ग्लूकोज का क्या होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होगा। क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। यानी सबसे पहले आपका ग्लूकोज कहाँ जाएगा, ये जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ पे है हमारा साइटोप्लाज्म। ये सब पानी जैसी द्रवित जो है, जो लिक्विड जो है पार्टिकल, लिक्विड जो है पार्ट, जो चिपचिपी है थोड़ी सी, तो वहां पे कौन जाएगा, ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस आखिर है क्या, ये सब हट जाएगा। अच्छा पहले समझ लो, यहां से ग्लाइकोलाइसिस होगा, आराम से पढ़ेंगे उसके अंदर क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होगा, साइटोप्लाज्म में। कहां पे होगा, साइटोप्लाज्म में। क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। क्या होगा, ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। कहां पे होगा, साइटोप्लाज्म कहाँ है, सेल के अंदर। कहाँ है, सेल के अंदर। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। अब जब ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर हो जाएगा, तो उस वहां पे जो है ग्लूकोज बढ़ जाएगा दो पार्ट में। कितने पार्ट में, दो पार्ट। ग्लूकोज कितने में बढ़ जाएगा, दो पार्ट, है ना। और इन दोनों पार्ट को हम लोग कहेंगे पायरुवेट। क्या कहेंगे,
पायरुवेट, क्या कहेंगे, पायरुवेट, 2 ठो पायरुवेट, कितना, 2 ठो, 2 पायरुवेट। यानी कि ग्लूकोज में जो C6 था वो 2 तरह का जो है मॉलिक्यूल बनाएगा, 2 तरह का क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल, जिसमें एक में 3 कार्बन होगा और दूसरे में भी 3 कार्बन होगा। यानी अब ग्लूकोज को और तोड़ दिया, कहां पे टूटा वो, साइटोप्लाज्म के अंदर, कहां पे, साइटोप्लाज्म। ये पार्ट दोनों टूट के 3-3 कार्बन वाला क्या बन गया, पायरुवेट बन गया। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने पायरुवेट के जो है मॉलिक्यूल बनते हैं, 2, कितने, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। एक पायरुवेट के मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन, ठीक है, समझ में आ गया बात ना। तो दिमाग रहेगा, एक ग्लूकोज टूट करके 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनता है और ये प्रोसेस कहां होता है, सेल में, सेल के अंदर कहां होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। चलो अब हमने ग्लूकोज को तोड़ दिया है, इस प्रोसेस को टूटने वाले क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, है ना, वो प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज 2 पार्ट में टूट जाता है, जिसका नाम क्या है, पायरुवेट्स। तो इनको, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टूटने वाले को ग्लाइकोलाइसिस। ये प्रोसेस कहां होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहां पे है, सेल में, ठीक है। चलिए हमारा ग्लूकोज टूट चुका है 2 पायरुवेट में, कितने, 2 पायरुवेट। अब ये पायरुवेट को, अब ये ना पायरुवेट क्या करेगा, अब ये पायरुवेट चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के। क्यों तोड़ना पड़ा इसको, क्योंकि तभी वो इंटर कर पाएगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में छोटे छोटे पार्टिकल्स इंटर हो पाएंगे। तो ग्लूकोज बड़ा पार्टिकल है, तो ग्लूकोज को और तोड़ के क्या बना दिए, पायरुवेट। अब पायरुवेट कहां जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कहां जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अब ये पायरुवेट कहां चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन है, ऑक्सीजन वगैरह सब ये लोग वहां पे उपस्थित रहेंगे, है ना, प्रेजेंट रहेंगे। अब वहां पे प्रोसेस होगा जिसको हम लोग कहेंगे क्रेब्स साइकिल, क्या कहेंगे, क्रेब्स साइकिल, है ना। तो क्रेब्स साइकिल वहां पे होता है ना, जिसमें जो है आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे सिट्रिक साइकिल भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिट्रिक एसिड ज्यादा काम करता है। कौन करता है, सिट्रिक एसिड ज्यादा काम करता है, इसको डिटेल में उतना नहीं जानना है। सिट्रिक एसिड ज्यादा काम करता है, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल होता है, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। उस क्रेब्स साइकिल से एनर्जी रिलीज हो जाता है, समझ आ गया इतना बात ना। किस रूप में, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, दिमाग में रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखो, यहाँ पे जब पायरुवेट और अंदर जाता है तो बनता है एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए के रूप में टूटता है, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है कि एसिटिल कोएंजाइम ए में वो टूट जाता है, क्योंकि ये और प्रोसेस आसान कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करने का, और उसके बाद वहां पे टूट के यहाँ पे एटीपी एनर्जी के रूप में मिल जाता है। और आगे क्लियर हो जाएगा जब ये सब पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, 4 स्टेप है, मैंने जो समझाया आपको, इसको पढ़ के समझते हैं ना, रीड करके ध्यान देखो, मत लिखो कर तुम लोग ना, क्लास में लिखने का टाइम हम देंगे देते। देखो द फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है, द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप देखना क्या होगा, इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है, कितने पार्ट्स में, 2। इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, समझ में आ गया, है ना, ऑफ ए सेल। इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, इसके लिए ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता, ये टूट जाता है नॉर्मली, है ना। हियर द 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज इज पार्शियली ब्रोकन डाउन इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल, है ना, ठीक है, ध्यान समझना। पायरुवेट और पायरुविक एसिड दोनों बोलते हैं, पायरुवेट भी बोलते हैं, नहीं तो पायरुविक एसिड भी बोलते हैं। इन दिस स्टेप 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस 2 molecules ऑफ पायरुवेट, ठीक है, सिंपल से एकदम जैसे हम बताए वैसे लिखा हुआ है ना, याद करने में दिक्कत है, समझ लेंगे तो उसको पढ़ने में बस ऐसा लग रहा है याद हो रहा है, ठीक है। देखो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस 2 पायरुवेट, ठीक है, 2 पायरुवेट बनते हैं। ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में लिखा हुआ। स्टेप 2, द 2 पायरुविक एसिड्स, चाहे जो भी पायरुवेट ही, है ना, मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए, इसका फुल फॉर्म है एसिटिल कोएंजाइम ए, है एक तरह का एंजाइम होता है, विच कैन इजीली इंटर द माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि आसानी से कहाँ इंटर कर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि एसिटिल जो कोएंजाइम ए होता है यही क्या होता है, आसानी से इंटर कर जाता है, ठीक है। चलिए, विच कैन इजीली इंटर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज द साइट, यानी वो जगह है फॉर फर्दर रिएक्शन, आगे के रिएक्शन के लिए। फर्दर मतलब क्या होता है, आगे के, याद रखेंगे, फर्दर मतलब क्या होता है, आगे के रिएक्शंस के लिए, है ना, समझ गया। तो सबसे पहले फिर से देखो,
पहले क्या हुआ, ग्लूकोज गया कहाँ पे, पहले सेल में, सेल में कहा, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में वो दो भाग में टूट गया, किसका नाम क्या था, पायरुविक एसिड या पायरुवेट, ठीक है। अब वो पायरुवेट कहाँ, अब क्या होगा, वो एसिटल को एंजाइम ए, एसिटल को एंजाइम ए में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा सेकंड स्टेप में, ठीक है। क्यों 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 ब्रेक किया गया इसको, क्योंकि तभी वो क्या कर पाएगा, एंटर कर पाएगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, बिल्कुल शॉर्ट पार्टिकल, बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर गया, क्यों, पावर हाउस ऑफ सेल, है ना, वही पावर जनरेट हुआ कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अब क्या बन चुका है, एसिटल कोएंजाइम ए, विच कैन इजिली इंटर द माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज द साइट, जगह है फॉर फर्दर रिएक्शंस, आगे के रिएक्शन के, आगे क्या होगा, दिस एसिटल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल्स इंटर द माइटोकॉन्ड्रिया, पता ही है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, एंड टेक पार्ट इन क्रेब्स साइकिल, और ये कहाँ पे प्लेस करता है, क्रेब्स साइकिल वहां पे करता है वो, है ना, पूरा प्रोसेस होता है। दिस अकर्स द प्रेजेंस ऑफ O2, और ये कब होगा, जब O2 रहेगा तब, वहां पे O2 रहेगा तभी ये होगा, क्रेब्स साइकिल में कब पार्ट करेगा ये, O2 यानी ऑक्सीजन होगा तब, वही तो लेके जाते हैं हम सांस लेके, अरे भाई वो लोग क्रेब्स साइकिल करना है, चलो चलो लेके वहां, है ना, तो वहां पे क्रेब्स साइकिल होगा। और फोर्थ स्टेप, इन दिस स्टेप द एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी बन जाती है, इन ऑल द एबव स्टेप्स कन्वर्टेड टू एटीपी बाय एटीपी सिंथेसिस एंजाइम, एटीपी बनाने वाले एंजाइम्स रिलीज होते हैं वहां पे, वो एनर्जी को क्या बंद कर देते हैं, एटीपी में चेंज कर देते हैं, फिर उसको हम लोग चलने में, बोलने में, हार्ट्स को धड़कने में, बहुत सारी चीजों में क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ हो रहा है बताओ, ये अभी कौन बताएगा, ये इंटरनल रेस्पिरेशन है कि एक्सटर्नल, तो इंटरनल है, सिंपल दिख ही रहा है। चलिए, समझ में आई पूरी बातें, अब डिटेलिंग पता चल गया ना अंदर का। लिखा हुआ है कि 38 एटीपी टोटल जो है रिलीज होता है एनर्जी का, ये सबको पता है, ये वही वाला फिर से दिया हुआ। अब यहाँ पे एनारोबिक में हम आते हैं, किसमें आते हैं, जब ऑक्सीजन ही नहीं, एरोबिक हो गया ना, हम बोलते थे एक जब O2 रहे तब, एक O2 रहे नहीं रहे तब, तभी सेल के अंदर देखते हैं, आइए यहाँ पे ये हो जाएगा, हाँ देखो लिखा गया है एनारोबिक में, जहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि वो क्रेब्स साइकिल होने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल होगा नहीं, आ जाओ, तो यहाँ पे 2 स्टेप में फॉलो जाता है। द फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस इज द सेम एज, जैसे वहां पे ग्लाइकोलाइसिस होता है वैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, है ना, जैसे पिछले वाले प्रोसेस में ग्लाइकोलाइसिस होता था ना, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लूकोज का ब्रेक होना, कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, पायरुविक एसिड या पायरुवेट में, है ना, तो वो तो यहाँ भी होता है, वो यहाँ भी होता है। बताओ ग्लूकोज पहले क्या होगा, ग्लूकोलाइसिस होगा, उसके बाद 2 पायरुविक एसिड में टूट जाएगा। नेक्स्ट सेकंड प्रोसेस, पायरुविक एसिड जो होगा इज नॉट ट्रांसपोर्टेड टू माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जा ही नहीं पाता, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए ना वहां पे पहुंचने के लिए, ऑक्सीजन पहुंच चाहिए। इट रिमेन्स इन द साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म में ही रह जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता है। सबसे बहुत बड़ा डिफरेंस ये याद रखेंगे आप लोग, है ना। इट इज देन ब्रोकन डाउन, इट इज लिखा हुआ है कहाँ है, इट इज देन ब्रोकन डाउन इनटू वेस्ट प्रोडक्ट्स, उसके बाद इसको क्या तोड़ दिया जाता है जो वेस्ट होता है उसमें, एंड कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम सेल, दिस एंटायर प्रोसेस अकर इन द एब्सेंस ऑफ O2। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एब्सेंस ऑफ O2, जब O2 नहीं रहेगा तो ये होगा, क्या बनेगा उसमें ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा, क्या बनेगा, पायरुविक एसिड या पायरुवेट, और पायरुवेट फिर जो है क्या करेगा यहाँ पे, इन एब्सेंस ऑफ O2, जब O2 नहीं रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा पाएगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा, तो ये प्रोसेस कहाँ होगा, बोलो, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा पा रहे तो प्रोसेस कहाँ होगा, हाँ साइटोप्लाज्म में, कहाँ होगा, सेल में ही तो होगा, पर साइटोप्लाज्म में होगा, है ना। तो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, C2H5OH, क्या बनेगा, C2H5OH, वहां पे तो बनता था CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, यहाँ पे क्या बनेगा, C2H5OH और प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में 2 ATP बस मिलेगा, कितना ATP, तो बताओ जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो एनर्जी मिलेगा ना, कम मिल रहा है, तो वो कहाँ 38 ATP एक ग्लूकोज में, और एक ही ग्लूकोज टूटा तो सिर्फ 2 ATP, सिर्फ कितना, 2 ATP, काफी कम हो गया ना, वो 19 गुना उससे ज्यादा है उस ऑक्सीजन रहने पर, 19 गुना क्या हो जाएगा, कम, समझ ना, तो काफी कम हो गया। लेकिन यहाँ पे एक गलत चीज का वो हो गया, बाई प्रोडक्ट्स गलत आ गए,
CO2 तो आता ही है, चलो उसका कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ ये आ जाएगा इथाइल एल्कोहल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इथाइल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल भी कहते हैं, इथाइल एल्कोहल। ये एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल। एक तरह का शराब है, शराब में जो डाला जाता है एल्कोहल वही है ना, जो एल्कोहल शराब के अंदर होता है वही क्या है यहाँ पे, एल्कोहल है। ये वेस्ट प्रोडक्ट है दोनों ना, हमें तो सिर्फ ये चाहिए होते हैं, उसके अलावा कोई भी ऐसा वेस्ट है। जैसे वहां पे CO2 वेस्ट था, H2O भी एक तरह से वेस्ट, हालांकि यूज कर लेता है शरीर, लेकिन मेन तो हमारे एनर्जी है ना रेस्पिरेशन में। तो बताओ यहाँ पे इथाइल एल्कोहल बन गया और CO2 तो रिलीज हो जाएगा। अब इथाइल एल्कोहल क्या होगा कि हमारे अंदर भी ये होता है बिना O2 के, जब हम दौड़ रहे होते हैं, रनिंग करते हैं, जब रनिंग कर रहे होते हैं तो हमें जो है बताओ रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, यानी हमें जो है अब ज्यादा एनर्जी का जरूरत है और कम सांस ले पा रहे हैं, कम क्या ले पा रहे हैं सांस। जब दौड़ने जाओगे तो कोच सिखाते हैं कि आप जो है एक सांस भरो तो उसमें 3-4 स्टेप आगे बढ़ जाओ, है ना, लंबी सांस लो। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचेगा तो शरीर में क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा। इसीलिए हम ग्लूकोज डायरेक्ट पीते हैं, है ना, कभी कभी केले खा लेते हैं कि एनर्जी बने रहेगा, क्योंकि वहां पे जो है दिक्कत होगा। तो वहां पे बन जाता है इथाइल एल्कोहल, क्या बन जाता है, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल क्या करता है कि ये एक तरह से हमारे शरीर में एक तरह का एल्कोहल है, तो कहीं भी शरीर में अगर मसल वगैरह में जाएगा तो क्या होगा, दर्द होगा, क्या होगा, दर्द होगा, ठीक है ना, दर्द होगा। हालांकि ये एल्कोहल टाइप का है, ये होता है ज्यादातर यीस्ट में, कहाँ होता है, यीस्ट में, कहाँ होता है, यीस्ट में। ये ज्यादातर कहाँ बनता है, यीस्ट में। यीस्ट आप लोग पढ़े हैं ना, यीस्ट पढ़े हैं सभी लोग, नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं ना। ओ यीस्ट, यीस्ट क्या है, कौन बताएगा, हाँ खड़े होके बोलो, कुछ मजा आ रहा है। हाँ हाँ, यीस्ट है, फंगस, यीस्ट फंगस है। हाँ चलिए, इसी वजह से अब पिछला आप लोगों को क्या मिलेगा, होमवर्क, बैठ जाइए, जो भी होगा अगर सही भी होगा तो। कंफ्यूज तो हो रहे हैं ना, जब कंफ्यूज हो रहे हैं मतलब अब पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो यीस्ट जो भी है आपको पढ़ के आना है ना। यीस्ट जो है एक माइक्रोब है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी सूक्ष्म जीव है, सबसे छोटा जीव है ना, ये तो पता है सभी को। इस तरह से कि सब जाके पढ़ के आएंगे, पैरासाइटिक, है ना, होलोजोइक, जितने तरह के न्यूट्रिशन हो वो सारे होते हैं, जितने टाइप्स होते हैं, है ना, वो सारे क्या करके आएंगे, जो भी है ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स, दोनों जाके वहां पे पढ़ के आएंगे इसी PDF में, ठीक है, जाके देखेंगे। यीस्ट क्या करता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, रेस्पिरेशन करता है पर उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, और बिना ऑक्सीजन क्या करता है, इसलिए जब जलेबी उलेबी बनाया जाता है, इडली बनाया जाता है, तो उसको सड़ा दिया जाता है, उस चावल का या जो भी जो आपका मैदा आटा होता है उसको 2-3 दिन रख दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें ईस्ट होगा, ईस्ट थोड़ा मोड़ा डाल दिया जाता है, ईस्ट धीरे धीरे अपने आप को क्या कर देता है, जनरेट कर लेता है, जनरेशन बढ़ा लेता है, और उसके बाद वहां पे इनएरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, वहां पे CO2 बन जाता है, और CO2 जब आ जाता है ना, और वो थोड़ा थोड़ा खट्टी, जलेबियां थोड़ी थोड़ी खट्टी भी लगती है, जैसे दही डाल देते हैं खटाई, नहीं यही होता है ना, वहां पे यीस्ट 1 दिन 2 दिन रात को फुला दिया जाता है उसको, और उसके बाद उसका क्या बनाया जाता है, जलेबी या इस तरह की चीजें बनाई जाती है। इडली भी हल्का फुल्का खट्टा लगता है ना, इसका मतलब उसमें क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाए। कौन किया है, यीस्ट, कौन किया है, यीस्ट है ना, वो क्या है, ऑर्गेनिज्म है, क्या है। और तो यदि आप इडली खाते हैं और क्या खाते हैं, और यदि जलेबी खाते हैं तो आप क्या हैं, कौन सा न्यूट्रिशन आप फॉलो करते हैं, क्योंकि वो सारे जीव है ना, तो जलेबी और इडली ना खाएं जो लोग शाकाहारी हैं, ठीक है, ऐसे तो कुछ भी नहीं खाना पड़ेगा, फिर तो सारे तो जीव है ना। हाँ चलिए, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स नहीं खाना चाहिए, बस यही ना। देखो, तो एल्कोहल उसमें बन जाता है हल्का फुल्का, ठीक है, और उसके बाद CO2, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, फूल जाते हैं, जलेबिया और इडली जो होता है फूलता है, वो किसके कारण होता है, CO2 के कारण, उसमें पोर्स छोटे छोटे जो है आपको छेद दिख जाएंगे ध्यान से देखने पर, तो वो सब किसके कारण आ जाता है, यही होता है वहां पे। इस प्रोसेस को, स्पेशलाइज्ड प्रोसेस को जो यीस्ट करता है, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, यानी कि जब ऑक्सीजन नहीं होता है और उस स्थिति में ये सारी चीजें हो, तो इसको एक और नाम देते हैं, जिसका नाम क्या है, फर्मेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिएगा, इन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, है ना, स्पेशली उसके लिए एक अलग नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया है, फर्मेंटेशन, है ना, जिसको कह सकते हो खदखदा देना, है ना, खदखदा आ जाता है जैसे दही वगैरह या इस तरह की चीजें,
तो अब यही प्रोसेस का यूज क्या होता है, ग्लूकोज, जैसे चीनी, जहां भी ग्लूकोज हो, जहां भी ग्लूकोज हो, उसको क्या करते हैं लोग, खदखदा देते हैं। और जैसे गन्ना हो गया ना, गन्ना से क्या निकलता है, रस गन्ने का, और उस गन्ने के रस को क्या करते हैं हम लोग, ईस्ट जैसा पूरा जो एल्कोहलिक बना देते हैं, और उससे शराब वगैरह बनाते हैं। क्या बनाते हैं, शराब, यही एल्कोहल वहीं से ऐसे ही बनता है। समझ में बात? फर्मेंटेशन, हाँ, किसी भी कहीं भी ग्लूकोज हो, उसको फर्मेंटेशन करा दो, उसमें क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है ना। जैसे शराब कई चीजों से बनता है, सेब से, है ना, महुआ से, है ना, तो जहां भी जिससे भी मीठी चीजें निकलती है ना, चीनी से भी बनता है, जैसे गन्ने से जो चीनी बना, गन्ना से चीनी बनता है। इस तरह जहां भी मीठी चीजों, अंगूर से, है ना, फल वगैरह से ज्यादा, क्योंकि फल में क्या होता है, ग्लूकोज और बहुत ज्यादा हार्डली जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है उससे बनता है। समझ क्या बात? समझ? इसीलिए देखो गांव गांव में जब जाओगे ना, पुराने पुराने गांव में, है, पुराने पुराने कोई गांव में जाओगे ठेठ देहात में, तो वहीं पे गाँव में शराब बनाता है सब, है ना, गाँव में ऐसे ही बेचता है लोग, गिलास में, जग में, ऐसे, है ना। तो उस वो हाँ बनता है ऐसे, जिसको देसी शराब बोलते हैं। अब ना वो सब देसी भी बनने लगा कंपनी में, नहीं तो अभी भी चले जाओगे बिहार के कुछ मेरे गांव है उधर, बहुत बनता है। गाँव में भट्टी रहता है, वो गजब सब बनाता है। क्योंकि मैं एक दोस्त के गाँव गया था, तो हम कहा वहाँ क्या हो रहा है, सब धुआं हुआ, कहता वो सब शराब बन रहा है, क्योंकि ऐसे ही बन जाता है, पुलिस वुलिस ने, मतलब पुलिस वुलिस भी जाता है वहाँ। तुम कहे अच्छा, तो अब हम लोग क्या करें। तो C2H5OH, है ना, क्यों ये सब बंद कर दिया गया, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, कभी कभी ज्यादा मात्रा, क्योंकि यही जब जो है मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सॉरी, इथाइल अल्कोहल है ये, और जब यही मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा, सिर्फ इसमें से एक कार्बन कम हो जाएगा, तो जहर हो जाएगा, जहरीली शराब बन जाएगी, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है गांव वालों में इन्होंने केमिकल प्रोसेस हो गया, बस जहरीली शराब, इतने लोग मर गए, है ना। तो ये हो जाता है थोड़ा सा गड़बड़, तुरंत इथाइल से मिथाइल, एक M E का अंतर है, M से मौत हो जाएगा, M से मिथाइल रद्द कर लेंगे, M से मिथाइल M से, उसको पीने से क्या हो जाएगा, मौत हो जाएगा, जिसको जहरीली शराब कहेंगे। चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आएगी। एनारोबिक में, एनारोबिक में क्या बनता है, एल्कोहल, कौन सा, इथाइल अल्कोहल। और फर्मेंटेशन किसको बोलते हैं, जब स्पेशली यीस्ट में हो वो तब, है ना, यीस्ट जब आप फर्मेंटेशन कराए, यीस्ट जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन, क्या कहेंगे, कब, हाँ, जब यीस्ट में क्या होगा, कौन सा रेस्पिरेशन, एनारोबिक में क्या नहीं होता है, ऑक्सीजन। वेरी गुड। चलिए, अब हम लोग देखते हैं, टाइम यूं ताक रहा होगा कोई कोई, ओ अभी लग रहा है और है, खत्म है, बस थोड़ा सा और है, जैसे जैसे टाइम खत्म है वैसे वैसे ये खत्म। आप लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि 7:30 बजे लाए थे, 8:30 बजे छुट्टी हो जाएगा, 9 बजे कहीं जाना है, ऐसा सोच के नहीं ना आए है कोई। 7:30 वो कह रहे थे सर 8 बजे